नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर हम सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख कर के भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत के भूगोल में हमने एक बहुत बड़ा सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है, जिसके तहत हमने 3 बड़े अध्याय, जिसमें भारत का सामान्य परिचय, भारत की नदियां और भारत का भौगोलिक विभाजन कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि पुराने सभी लेक्चर्स को आपने देख लिया होगा और अब से इंडियन ज्योग्राफी में जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक की सीरीज है, जिसमें हम कुछ स्मॉल टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे आज हम भारत की चट्टानों की चर्चा करेंगे, अगले दिन भी चट्टानें पढ़ेंगे, फिर हम भारत की मिट्टियों को पढ़ना शुरू करेंगे, भारत की जलवायु को पढ़ना शुरू करेंगे। आपको याद होगा हमने पहले दिन क्लास के आपके लिए एक सिलेबस शेयर किया था, तो उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक नया थंबनेल है। तो बेसिकली एक नया सेगमेंट या एक नई इकाई शुरू होने जा रही है भारत के भूगोल में। तो उसी के तहत आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे उसमें हमें चट्टानों का अध्ययन करना है। बेसिकली हमें भारत की चट्टानों का अध्ययन करना है। अब इस पूरे चैप्टर को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखो, यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। देखिए, हमें भारत की चट्टानों के बारे में पढ़ना है, हमें इंडिया की रॉक्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमें चट्टानों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। हमें रॉक की एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि चट्टान क्या होती है, चट्टान कितने प्रकार की होती है। देखो, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम कि इग्नियस रॉक और फिर इग्नियस रॉक के टाइप, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। लेकिन यहाँ कम से कम हमें ये पता रहे कि साहब 3 प्रकार की प्रमुख चट्टानें होती हैं, जिसमें इग्नियस रॉक आती है, मेटामॉर्फिक रॉक आती है और सेडिमेंट्री रॉक आती है, जिसमें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान आती है। तो वो बेसिक टॉपिक पहले हम डिस्कस कर लेंगे। यहीं पर हमें एक टॉपिक और पढ़ना होगा और इस टॉपिक को हम चट्टान चक्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है, रॉक साइकिल कहते हैं। अब रॉक साइकिल को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। बेसिकली यहीं पर हम डिस्कस करेंगे कि 3 प्रकार की चट्टानें हैं। एक है इग्नियस रॉक अर्थात आग्नेय चट्टान, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक अर्थात अवसादी चट्टान, और तीसरे नंबर पर आती है मेटामॉर्फिक रॉक अर्थात कायांतरित चट्टान। इन तीनों को पहले हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, फिर ये समझेंगे कि ये तीनों आपस में इंटरलिंक कैसे होते हैं और एक रॉक साइकिल का फॉर्मेशन कैसे होता है, शैल चक्र या चट्टान चक्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद फिर कल की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वहां हम भारत की चट्टानों को डिस्कस करेंगे, रॉक्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की क्लास में जब ये टॉपिक हम पढ़ें तो आप भारत का मैप लेकर के बैठिए, इंडिया का मैप लेकर के बैठिए। अगर आप चीज़ों को मैप आउट कर लेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से आपको याद होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक के डायमेंशन आपके दिमाग में क्लियर हो गए हैं। चलते हैं, टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर चट्टान का मतलब क्या होता है। चट्टान ये तो बिल्कुल नहीं है जो आप देख रहे हो। ठीक है, चट्टान का मतलब क्या होता है पहले हम वो क्लियर करें। तो देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो चट्टान है, रॉक है, रॉक चट्टान, वो बेसिकली अलग अलग खनिज जब एक साथ आपस में आकर के संयोजित हो जाते हैं, तब उससे चट्टान का निर्माण होता है। बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं कि रॉक कैसे बनती है। देखो, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, तत्व, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं? सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट। फिर हमने ये पढ़ा था कि जब एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं, जब 1 और मोर देन 1 एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं, तो उससे यौगिक का निर्माण होता है, उससे कंपाउंड का निर्माण होता है।
ठीक है। और फिर हमने ये पढ़ा था कि इन्हीं यौगिकों के द्वारा खनिज का निर्माण होता है, इन्हीं कंपाउंड से मिनरल का फॉर्मेशन होता है। और जब मिनरल्स आपस में मिल जाते हैं तो इससे चट्टानों का निर्माण होता है, इससे रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो चट्टान मूलतः अलग अलग खनिजों के जोड़ से बनने वाला एक ठोस पदार्थ है। जो रॉक है वो एक ऐसा सॉलिड कह सकते हैं, ऐसी सॉलिड बॉडी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के मिलने से मिलती है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये चट्टान का महत्व क्या है, आखिर रॉक के बारे में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए इस बारे में भी समझते हैं। देखिए, चट्टान के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो पता चलती है कि चट्टानों में ही खनिज पाए जाते हैं, चट्टानों में ही मिनरल पाए जाते हैं। तो अगर आपको चट्टान की जानकारी है मतलब आप उसके खनिज को जानते हैं, और जब आप उसके खनिज को जानते हैं तभी आप उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं और मानव के लिए उपयोग में ला सकते हैं। लोहा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी सिविलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान है लोहे का। तो लोहा भी कहाँ से मिलता है, अल्टीमेटली वो भी एक खनिज है, वो भी एक मिनरल है, और वो भी किन्हीं चट्टानों के द्वारा मिलता है। ठीक है। कोयला भी क्या है, एक प्रकार की चट्टान है दोस्तों। कोयला सेडिमेंट्री रॉक है बेसिकली, है ना। तो चट्टानों का सबसे बड़ा महत्व यही है कि चट्टानों से हमें खनिज की प्राप्ति होती है, रॉक से हमें मिनरल मिलते हैं, और मिनरल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को एक बेस देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि चट्टानों से ही मृदा का निर्माण होता है, इसी से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो जो चट्टान है वो मृदा के स्वरूप को भी निर्धारण करेगी, वो सॉइल के को भी डिफाइन करेगी किसी जगह के। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मालवा का जो पठार है या पूरा दक्कन का पठार है, वहां पर बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती थी। जब उन बेसाल्टिक चट्टानों का अपरदन हुआ या अनाच्छादन हुआ, डेन्यूडेशन हुआ, तो उसकी वजह से वहां पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो आज वहां पर काली मिट्टी है क्योंकि वहां पर बेसाल्टिक चट्टानें पाई गई। तो चट्टानों के द्वारा एक क्षेत्र की मिट्टी का भी निर्धारण होता है, क्योंकि मिट्टी बनने की प्रोसेस जनरली यही होती है कि एक बहुत बड़ी चट्टान है, वो चट्टान टूटेगी और टूट करके वो मिट्टी बन जाएगी। ठीक है। तीसरा इसका जो इस्तेमाल है वो कंस्ट्रक्शन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रॉक की इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो आप बड़ा निर्माण नहीं कर सकते, बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आपने हमेशा देखा होगा कि मिट्टियों का परीक्षण किया जाता है। अगर आपको एक बहुत बड़ी इमारत बनानी है तो आप चेक करते हो कि यहाँ की जमीन कैसी है, क्या यहाँ पर सॉलिड जमीन है, अगर क्या धंसने वाली जमीन है, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी मिट्टी बस ऊपर दिखाई दे रही है। तो आप एक बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो हमेशा मिट्टी की जांच की जाती है, चट्टानों की जांच की जाती है। तो इसीलिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने कहा कि अगर चट्टान इतनी इंपॉर्टेंट है तो चलिए हम चट्टान का अध्ययन करना शुरू करते हैं, हम रॉक को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो उनसे पूछा क्या स्टडी करना है, तो उन्होंने कहा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चट्टान बनी कैसे है, मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चट्टानें एक प्रकार से बनी है, मतलब इसके उदाहरण। फिर हम ये चेक करेंगे कि इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो दोस्तों चट्टानों का अध्ययन किया जाने लगा, और चट्टानों के अध्ययन को हम पेड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेड्रोलॉजी कहते हैं। तो ये चट्टानों के बारे में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की। आइए एक बार देख लेते हैं चीजों को। ठीक है, पेट्रोलॉजी है, मैं पेट्रोलॉजी बोल रहा था, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक चट्टान है जो आपके सामने है, आपको दिख रही होगी, एक रॉक है। तो चट्टान बनी कैसे, तो वही मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले एलिमेंट होते हैं। जब बहुत सारे तत्व आपस में मिल जाते हैं तो वो यौगिक अर्थात कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड से खनिज या मिनरल बनता है, और बहुत सारे मिनरल मिल करके चट्टान का निर्माण करते हैं, रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक खनिज से निर्मित ठोस पदार्थ को हम चट्टान कहते हैं। सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय वन और मोर देन वन मिनरल। फिर दूसरा हमने आपको चट्टानों के अध्ययन के बारे में बताया। स्टडी ऑफ रॉक को
पेट्रोलॉजी कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न बन चुका है कि पेट्रोलॉजी का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोलॉजी। तो याद रखिएगा, चट्टानों का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ रॉक है, उसे हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो कुछ बेसिक बातें बड़ी क्लियर हुई। अगर कोई आपसे पूछेगा चट्टान क्या है, तो बता देंगे कि ऐसा ठोस पदार्थ है जो अलग अलग खनिज पदार्थों से मिलकर के बनता है। एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो डिफरेंट प्रकार के मिनरल से कंपोज होकर के या मिलकर के बनता है। फिर दूसरा प्रश्न वो आपसे करेगा कि चट्टानों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप बता पाएंगे कि देखिए इससे मिट्टी का निर्माण होता है, इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर चट्टानों की जानकारी आपको है तो आप बता पाएंगे कि वहां पर कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होना है। फिर तीसरा प्रश्न पूछेगा कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ रॉक को क्या कहा जाता है, तो जवाब होगा पेट्रोलॉजी। ये तीनों फैक्ट दिमाग में क्लियर कर लो। मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा, एक एक करके चीजों को याद करते चलो। क्लियर है दोस्तों यहां तक सारी बातें? चलिए अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा कि चट्टानें बहुत सारे प्रकार की होती हैं। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, पता पड़ा आपने ही एक हाथ मारा वो चट्टान टूट गई। कुछ ऐसी होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं, आपने हाथ मारा आपका हाथ ही टूट गया। ठीक है, तो चट्टानें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती हैं। तो लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया और देखा कि रॉक कितने प्रकार की हो सकती है। तो चट्टानें जो हैं दोस्तों मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक, दूसरी होती हैं अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होती है कायांतरित चट्टानें अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक पहले पढ़ेंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक पढ़ेंगे, और फिर हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे, और फिर तीनों को हम कंपेयर भी करेंगे ताकि हमें चीजें रिवाइज आसानी से हो सके या चीजें हमें आसानी से याद हो जाएं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक यहाँ पर हिंट कर दे रहा हूं। मैं पढ़ाऊंगा नहीं ये टॉपिक, लेकिन ये भी देख लीजिए कि इनके भी प्रकार होते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान के 2 प्रकार हैं। एक है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान अर्थात इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान अर्थात एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे कि इनका मतलब क्या है। नाम से ही चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। आंतरिक और बाह्य, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि सर जो इंट्रूसिव है वो अंदर कहीं बन रही होगी और जो एक्सट्रूसिव है वो बाहर कहीं पर बन रही होगी। ये बेसिक सी बात हमें नाम से क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है ये भी 2 प्रकार की है। एक इसमें है पातालीय जिसे प्लूटोनिक कहते हैं, और दूसरी है मध्यवर्ती जिसे हाइपोजिमल कहते हैं। लेकिन इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर ये टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न पूछा गया था कि पातालीय किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है या प्रकार है, जो प्लूटोनिक रॉक होती है वो किस प्रकार की रॉक का एग्जाम्पल है, तो जवाब होगा आग्नेय चट्टान। उसी प्रकार से दोस्तों जो कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है फॉलिएटेड जिसे पवित्र कायांतरित चट्टान कहा जाता है, और दूसरी होती है नॉन फॉलिएटेड जिसे अपवित्र आग्नेय चट्टान कहा जाता है। हिंदी में ये नाम अलग अलग बदलता रहता है, ट्रांसलेटेड है, अपने हिसाब से नाम रख दिए गए, लेकिन इंग्लिश में नाम बड़ा क्लियर है। एक नाम है फॉलिएटेड और दूसरा नाम है नॉन फॉलिएटेड। अगेन ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा अभी, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक देख के जो बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि साहब 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय भी 2 प्रकार की है, इंट्रूसिव अर्थात अंतर्भेदी, बाह्य अर्थात एक्सट्रूसिव। और उसी प्रकार से जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो भी 2 प्रकार की है, एक है फॉलिएटेड और एक है नॉन फॉलिएटेड। एक है पवित्र आग्नेय चट्टान और दूसरी है अपवित्र अर्थात नॉन फॉलिएटेड रॉक। क्लियर दोस्तों यहाँ तक सारी बातें? उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना। मैं सारी चीजें आपको याद करा दूंगा दोस्तों, क्योंकि पहले मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, फिर हम कंपेयर भी करेंगे
और एक बार अगर आप मेकिंग को समझ गए कि चट्टान बनती कैसे है, तो खुद ब खुद आप उसकी विशेषताएं बता दोगे। जैसे होता है ना कि हम एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं कि यार एक व्यक्ति अगर शहर में रह रहा है तो उसकी कुछ पर्टिकुलर विशेषताएं होंगी, एक व्यक्ति गांव में रह रहा है तो उसकी कुछ पर्टिकुलर विशेषताएं होंगी। तो ऐसे ही रॉक के बारे में अगर आपको पता है कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, तो अपने आप ये बता पाओगे कि उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आग्नेय चट्टान के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आग्नेय चट्टान जो शब्द है वो इंग्लिश के इग्नियस वर्ड से बना है, जो दिख रहा होगा आपको। अब दोस्तों ये जो शब्द है इग्नियस, ये शब्द खुद एक लैटिन शब्द से बना है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, और वो शब्द है इग्निस। कार आती है इग्निस नाम की, आपने देखी भी होगी। ठीक है, तो ये जो शब्द है इग्नियस, ये खुद लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है, और वो शब्द है इग्निस। और इग्निस का अर्थ होता है फायर। ठीक है, इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर। हिंदी में हम इसे कहेंगे आग। तो अगर हम इसके नाम का मतलब भी निकालें, हिंदी का नाम भी आप पढ़ लीजिए आग्नेय, चाहे आप इंग्लिश का नाम पढ़ लीजिए इग्नियस, इससे हमें एक बात पता पड़ती है कि साहब ये एक ऐसी चट्टान है, ये एक ऐसी रॉक है, ये एक ऐसी रॉक है जिसका संबंध कुछ ना कुछ तो आग से है, कुछ ना कुछ इसका संबंध फायर से है। अब देखिए साहब ये कैसे समझ में आएगा, तो आइए इस बात को भी समझते हैं। आपको याद है हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ का ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा जहां पर हम रहते हैं, जो ये परत है लगभग 30-40 किलोमीटर लंबी है, जो परत दिखाई देती है, कई कई जगह 100 किलोमीटर लंबी भी ये परत है। तो ये सबसे ऊपरी जो परत है, इसको हम भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक बहुत लंबी सी लेयर है, बहुत लंबी लेयर है इसके बाद, और ये जो लंबी सी लेयर है जो आपको यहाँ बीच में दिखाई दे रही है, इस पूरी लेयर को हम मेंटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बीच में ये जो आखिरी में जगह बचती है, ये कोर कहलाता है दोस्तों। तो ये जो जगह है मेंटल, इस मेंटल में क्या है? पिघली हुई चट्टानें हैं। अब देखिए, जैसे ये एक चट्टान है, अब आप इस चट्टान को पिघला दीजिए, तो पिघलेगी कैसे? जब इसे बहुत ज्यादा तापमान मिलेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। आप खुद देखिए कि अगर आपके पास में एक ये रिमोट है, तो ये रिमोट प्लास्टिक से बना हुआ है, अगर मैं इसे बहुत सारे टेम्परेचर में डाल दूं, इसको आग लगा दूं, तो अल्टीमेटली ये पिघल जाएगा। तो हर एक चीज ना एक निश्चित समय पर आकर के पिघल जाती है। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों ये एक चट्टान है, अगर मैं इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर दे दूं, पत्थर है चट्टान, सिंपल भाषा में मान लो पत्थर, तो अगर मैं इस पत्थर को एक्सट्रीम टेम्परेचर दे दूं तो ये पत्थर पिघल जाएगा। ठीक है, ये पत्थर पिघल जाएगा, और ऐसे पिघली हुई चट्टान को हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी पिघली हुई चट्टान को हम मैग्मा कहते हैं। तो ये जो पूरा मेंटल वाला इलाका है, इस पूरे मेंटल वाले इलाके में मैग्मा भरा हुआ है दोस्तों। क्या है यहाँ पर? मैग्मा, मतलब पिघली हुई चट्टानें। अब आपको पता होगा एक प्रोसेस है कि यहाँ पर पिघली हुई चट्टानें हैं, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, तो अगर कुकर को आप लगातार टेम्परेचर देते जाओगे तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर वो प्रेशर जल्दी से बाहर निकलता है सीटी से। अज्यूम करो कि अगर वो सीटी ना हो तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा। तो इसी तरह जो हमारी अर्थ है ना, उसमें भी ये सीटियां हैं। अब ये सीटियां क्या होती हैं कि कहीं कहीं पर पता पड़ा ये क्रस्ट बहुत पतली हो गई, तो जहां जहां पर ये भूपर्पटी पतली होगी, वहां से ये लावा बाहर आने की कोशिश करेगा। इस तरीके से लावा बाहर आने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही ये लावा मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, अब इसमें ना एक शब्द का बड़ा कंफ्यूजन है। जब ये पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के अंदर होती हैं, अर्थ के अंदर होती हैं, तो उन्हें मैग्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के बाहर आती हैं, अर्थ के बाहर आती हैं, इन्हें लावा कह दिया जाता है। ठीक है, क्या कह दिया जाता है? लावा कह दिया जाता है। तो अब यहां पर भी ये सीटी है, तो मान लीजिए कि यहां पर मैग्मा है, बिल्कुल फटा जा रहा है, आपको गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर, और बस वो यहां से बाहर आना चाहता है। ठीक है, तो वो यहां से बाहर आने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही ये बाहर आने की कोशिश करेगा, तो यहां तापमान कम है, यहां टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा? जो चट्टान आपने पिघलाई थी, फिर से अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक बर्फ है,
आप बर्फ का टुकड़ा लेकर के आए, आपने उसको पिघला दिया, ठीक है, अज्यूम कर दिए। अब वापस से जब आप उसे फ्रिज में रखेंगे, उसे ठंडा करेंगे तो वो पानी बन जाएगा, तो बर्फ बन जाएगा। उस पानी को वापस से फ्रिज में रखेंगे तो वो फिर से बर्फ बन जाएगा। ऐसी ही कहानी यहाँ पर चट्टानों के लिए तापमान ज्यादा था तो वो पिघल गई थी, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के बाहर आएंगी उनको फिर से ठंडा तापमान मिलेगा, और जैसे ही उन्हें ठंडा तापमान मिलेगा वो यहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार से चट्टानों का रूप धारण कर लेंगी। तो ऐसी चट्टान जो कि लावा के बाहर, मैग्मा बाहर आया और मैग्मा बाहर आने के बाद ठंडा हुआ, उससे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, उन्हें हम इग्नियस रॉक कहते हैं। 2 मिनट के लिए फील करो कि ये पूरा एक अर्थ है, अर्थ के अंदर ऐसा मैग्मा है जो कि पिघली हुई चट्टानें हैं। जैसे ही वो मैग्मा बाहर आया आपने उसे लावा बोल दिया, लावा बाहर आया, ठंडा हो गया, चट्टान बन गई। तो ऐसी चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। तो इग्नियस रॉक की डेफिनेशन ही यही है कि जब मैग्मा पृथ्वी पर आ जाता है तो उसके ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय चट्टान का नाम देते हैं, इग्नियस रॉक का नाम देते हैं। इसके उदाहरण हैं बहुत सारे, अभी डिस्कस करेंगे हम, जैसे बेसाल्ट चट्टान हो गई और भी उदाहरण है, ठीक है। पर अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम इग्नियस रॉक की विशेषताओं को समझें। अब विशेषता ना हमेशा आपको फॉर्मेशन से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। वो पूछ लेगा कि बताइए कौन आग्नेय चट्टान की विशेषताएं क्या क्या है। प्रश्न आ जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इग्नियस रॉक के, फिर ऑप्शन दे देगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, इस प्रकार के ऑप्शन। तो आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं और फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक को बनाते हैं। तो अभी जो बात हमें समझ में आई है, बहुत बेसिक पॉइंट जो हमें समझ में आया है कि साहब ये एक ऐसी चट्टान है जो कि बहुत लावा, अब लावा तो गर्म होगा साहब, ऑब्वियसली बात है, पिघली हुई चट्टान है, कितना गर्म होगा। तो जब ये लावा ठंडा हो गया, जब ये कूल हो गया, तो लावा के ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। अब यहीं से इसकी विशेषताओं को निकालते हैं। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि जब ये लावा एकदम से ठंडा होगा तो ये चट्टान मुलायम होगी या कठोर होगी? क्योंकि साहब लावा है नीचे, पिघली हुई चट्टान है, और पिघली हुई चट्टान ऊपर आकर के ठंडी हो रही है, तो क्या होगी? ऐसा होगा कि आप हाथ मारो और टूट जाए, या फिर सॉलिड होगी? तो डेफिनेट सी बात है यार, जब ये लावा से बनी हुई चट्टान है तो कठोर होगी। तो ये बहुत ज्यादा कठोर होती है, ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है, ठीक है, बहुत कठोर चट्टान होती है। अब यहीं से कुछ शब्द आ जाएंगे। अगर ये चट्टान कठोर है, अगर ये सॉलिड रॉक है, तो क्या इसमें अनाच्छादन, क्या इसमें डेन्यूडेशन जल्दी होगा? अब जिसको नहीं पता मैं बता दूं दोस्तों कि एक शब्द होता है अनाच्छादन, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं डेन्यूडेशन। अनाच्छादन में 3 चीजें आती हैं। एक तो इसमें अपर्दन आता है जिसे हम इरोजन कहते हैं, दूसरा शब्द इसमें अपक्षय आता है जिसे हम वेदरिंग कहते हैं, और तीसरा शब्द इसमें निक्षेपण आता है जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं। पहले मैंने ये शब्द बताए हैं आपको। एक चट्टान होती है, जब वो टूट जाती है तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। जब उसके टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये जो परिवहन होता है, उसे हम अपर्दन कहते हैं। और जब वो एक जगह जाकर के रुक जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी होगी। ओके, जैसे बचपन में होता था ना कि बहुत सारे, मान लीजिए लड्डू आपको मिल रहे हैं, एक जगह पर लड्डू मिल रहे हैं, तो लड्डू जहां से आपको मिला वहां पर आपने लड्डू को तोड़ करके ले लिया। मान लेते हैं कि बहुत बड़ा लड्डू का पहाड़ है, आप एक लड्डू ले लिए वहां से, तो उस लड्डू को आपने तोड़ दिया, तो इसका मतलब अपक्षय हो गया। फिर उस लड्डू को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के चले गए, तो जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हो, ये अपर्दन है। फिर घर पे गए, घर पे जाके खा लिया, निक्षेपण हो गया, डिपोजिशन हो गया, दैट्स द प्रोसेस, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर इसको समझो। तो पहली बात, ये कठोर चट्टान है तो इसका डेन्यूडेशन आसानी से नहीं होगा, मतलब ये चट्टान आसानी से नहीं टूटेगी, बहुत इजीली इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब अगर ये चट्टान आसानी से नहीं टूटेगी, मतलब इससे जो अवसाद है, इससे जो सेडिमेंट है वो भी कम निकलेंगे। सर ये सेडिमेंट क्या होता है?
चट्टान टूटने के बाद जो छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, बालू, ये सब कुछ दिखाई देता है, उसे हम अवसाद या सेडिमेंट कहते हैं। एक बड़ा सा पत्थर आप लीजिए, उस पत्थर को तोड़िए, तो तोड़ने के बाद उसमें कुछ बड़े पत्थर भी होंगे, कुछ छोटे पत्थर भी होंगे, कुछ रेत जैसे पत्थर होंगे, कुछ बिल्कुल मिट्टी जैसे पत्थर होंगे, बिल्कुल बारीक, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवसाद कहलाती हैं, ये सारी चीजें सेडिमेंट कहलाती हैं, ठीक। तो ये कठोरता से समझ में आता है। अगेन, चूंकि जो जो एरिया आग्नेय चट्टानों वाला होगा, इग्नियस रॉक का होगा, वहां निर्माण करना आसान नहीं होगा, वहां पर कंस्ट्रक्शन उतना इजी नहीं होगा, लेकिन वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब यह है कि एक बार आपको मुश्किल जाएगी, क्योंकि चट्टानों को तोड़ना है जो कठोर चट्टान है, लेकिन जब एक बार कंस्ट्रक्शन आप कर दोगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादातर आपको इग्नियस रॉक ही देखने के लिए मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो बड़े लंबे समय तक चल सकते हैं, क्योंकि भूकंप वगैरह की संभावना कम होती है। अगर आता भी है तो उतनी आसानी से जमीन नहीं खिसकेगी, जमीन भी बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक। ये बात। दूसरी बात दोस्तों, अब एक और बात मुझे बताओ इसी चट्टान के बारे में, ध्यान से बताना कि ये चट्टान बनी कैसे थी। तो बहुत ही गर्म सा, बहुत गरम गरम लावा था, गरम गरम चट्टान थी। जब वो ठंडा हो गई तो उससे ये चट्टान मिली। तो मुझे बस एक बात बताओ, क्या ऐसी चट्टान में कोई भी जीव होगा? जैसे मान लीजिए कि ये पिघला हुआ मैग्मा लावा है, ठीक है। अब ये पिघला हुआ है और अब ये सॉलिड हो रहा है धीरे धीरे। तो मान लो यहां पर एक पेड़ था, जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की क्रस्ट है, यहां से मैग्मा आया, बाहर लावा बना, यहां पर एक चूहा था एग्जाम्पल के लिए, और ये पूरा का पूरा जो लावा है वो इस चूहे के ऊपर आके गिर गया। तो मुझे ये बताओ, इतना गर्म लावा अगर इस चूहे पे गिरेगा तो क्या इसके अंश, क्या इसके फॉसिल उसमें जिंदा रह पाएंगे? बहुत ध्यान से दिमाग लगाना कि गरम गरम पिघली हुई चट्टान, चलो चूहा छोड़ देते हैं, वृक्ष ले लेते हैं, पेड़ ले लेते हैं। एक पेड़ यहां पर था, छोटा सा पेड़ था, उसके ऊपर मैंने पिघली हुई चट्टान डाल दी, तो क्या उसके अंश, मैं पेड़ तो गया, पेड़ तो भूल ही जाओ, क्या पेड़ के अंश भी क्या उसमें रह पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना गर्म चट्टान है। इसका मतलब ये एक ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, जिसमें किसी भी प्रकार के फॉसिल नहीं पाए जाते। अब जब इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे दोस्तों, तो बट नेचुरल सी बात है कि इसमें जीवाश्म ईंधन, इसमें फॉसिल फ्यूल भी नहीं आएगा। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम आता है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो वही, अगर फॉर्मेशन पता है तो चीजों पर आसानी से कंक्लूड आप कर दोगे। अगला, एक और बात मुझे बताओ कि एक ऐसी बात है ना कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बहुत सारा पानी है और यहां मान लेते हैं फ्रिज रखा है, मैंने ऐसे पानी को फेंक दिया, तो जैसे ही वो बहुत कम टेम्परेचर में जाएगा, आपने कई सारी वो देखे होंगे मूवी जहां पर माइनस, साइबेरिया वाले वीडियो देखे होंगे जहां पर -70 डिग्री का टेम्परेचर है। आपने देखा होगा कि लोग ऐसे पानी को उछालते हैं और जैसे ही वो पानी को उछालते हैं वो पानी जम जाता है, देखा है ना आपने। तो अब मुझे एक सी बात को इग्नियस रॉक पे अप्लाई करते हैं। यहां से लावा बहुत तेजी से ऊपर आया, ऊपर आकर के वो कभी ऐसे गिर जा रहा है, वो कभी ऐसे गिर जा रहा है, वो ऐसे गिर जा रहा है, वो ऐसे भी गिर जा रहा है। तो ये चट्टानों का क्या कोई एक निश्चित आकार हो सकता है? क्या कोई डिफाइंड शेप हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने पानी को ऐसे फेंका तो उसी तरीके से जम गया। आप पानी को अगर एक बोतल में बंद करोगे तो बोतल की शेप में जम जाएगी। ऐसे ही इसकी कहानी है कि इन चट्टानों का एक निश्चित आकार नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर एक चट्टान है, तो ना ही इनका एक पर्टिकुलर शेप होगा, इसमें बहुत विविधता, इसमें बहुत डाइवर्सिटी पाई जाएगी, इसमें बहुत अनेक प्रकार के रंग पाए जाएंगे। एक और चीज क्लियर हो गई कि सर ये जो चट्टानें हैं इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनका शेप डिफाइन नहीं होता। अगली बात डिस्कस करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट। देखिए, आग्नेय चट्टान है साहब, चौथे पॉइंट पर आते हैं। तो आग्नेय चट्टान में परत नहीं पाई जाती, इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता, ये परत नहीं पाई जाती। अब परत कहाँ पाई जाती है समझिए। आपने कुछ चट्टानें देखी होंगी जो क्लियरली आपको ऐसे दिखाई देंगी कि ये चट्टान है, इस चट्टान में बीच में आपको ऐसी परतें दिखाई देंगी, ध्यान दीजिएगा, मिलेंगी आपको। लेकिन इग्नियस रॉक कैसे बनी है? वही बर्फ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पानी डाला,
बर्फ जम गया, क्या बर्फ में परतें हो सकती हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लावा आया, ठंडा हुआ, ठंडा होकर के चट्टान बन गया। तो सवाल ही पैदा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि चलो पहले नीचे वाला लावा ठंडा होगा, फिर बीच वाला लावा ठंडा होगा, फिर ऊपर वाला, ऐसा नहीं होगा साहब। पूरा लावा बाहर आएगा, सबको ठंडा होगा और एकदम से ठंडा होकर के वो चट्टान बन जाएगा, रॉक बन जाएगा, जिस वजह से इसमें परत नहीं पाई जाती। अब चूंकि इसमें परत नहीं है, इसमें कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, तो इसमें रंध्र भी नहीं पाए जाते, ये पोरस भी नहीं होती। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के छोटे छोटे जो होल होते हैं ना जनरली, जिसमें पानी वानी घुस जाता है अंदर, तो रंध्र भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, ये रंध्रहीन होती है। ठीक है, लेकिन ये रवेदार चट्टान है, यहां तक समझ में आ गया। इसमें परत नहीं है तो इसमें रंध्र नहीं होंगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि ये बहुत रवेदार चट्टान होती है। सर ये रवेदार का मतलब क्या है? रवेदार का मतलब ये होता है, जैसे आपने कभी सूजी का लड्डू खाया है? कभी भी सूजी वाला लड्डू आता है, उसको खा के देखिएगा। अगर आप सूजी के लड्डू को तोड़ेंगे ना, तो ऐसे ऐसे हल्के हल्के दानों में फैल जाता है, ऐसे ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल बारीक। अगर मुगद बेसन का लड्डू खाओगे, उसको तोड़ोगे, तो वो बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐसे दिखाएगा, मिट्टी टाइप दिखाई देगा। लेकिन अगर आप सूजी के लड्डू को या बूंदी के लड्डू को तोड़ोगे, तो उसमें छोटे 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 दाने दिखाई देंगे। तो जब आप आग्नेय चट्टान को तोड़ते हो, तो ये लावा से मिलकर के बनी है, तो जब ये टूटती है ना, तो इसमें भी छोटे 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 दाने आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको रवेदार चट्टान कहते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रीलिम्स का प्रश्न बनता है। क्या क्या चीजें हो गई? सर ये बहुत कठोर चट्टान है, चूंकि ये बहुत कठोर चट्टान है तो इसका अनाच्छादन डेन्यूडेशन कम होगा, जिस वजह से अवसाद भी कम होंगे। यहाँ पर निर्माण करना मुश्किल है, लेकिन जितना भी निर्माण आप कर दोगे वो बहुत सॉलिड किस्म का कंस्ट्रक्शन होगा। सर इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि ये लावा के ठंडा होने से बनती है। सर इसमें किसी भी प्रकार का परतें नहीं पाई जाती, रंध्र नहीं पाए जाते, इसके अलावा इसमें रवे पाए जाते हैं। ये चीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब एक और शब्द आप याद रखें, चलिए इतना काफी है, देख लेते हैं। तो आग्नेय शब्द, अब पीपीटी से पढ़ लेते हैं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य अग्नि होता है। द वर्ड इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। परिभाषा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा जब अपने ऊपरगामी गति से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, जो हमने आपको बताया कि पृथ्वी का जो मेंटल वाला हिस्सा है, वहां पर पिघली हुई चट्टानें हैं, जब वो बाहर आएंगी वो ठंडी हो जाएंगी, उनसे आग्नेय चट्टान बनेगी। ठीक, उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट बहुत अच्छे उदाहरण हैं आग्नेय चट्टानों के। विशेषताएं, अत्यधिक कठोर होते हैं, जिस वजह से इनका अपक्षय बहुत धीमी गति से होता है। इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है, जिस वजह से ये रवेदार होती हैं, परतहीन होती हैं, जीवाश्म विहीन होती हैं और रंध्रहीन होती हैं। ये कीवर्ड है, ये कभी मत भूलना, यहीं से प्रश्न बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। Since they are formed by cooling of lava, they are crystalline। रवेदार को क्रिस्टलाइन कहा जाता है, लेयरलेस, फॉसिललेस एंड नॉन पोरस। ठीक है, रंध्रहीन मतलब कि नॉन पोरस। एक और बात, इसमें भौतिक अपक्षय प्रभावी होता है, यह बात मैं आपको आगे समझाऊंगा। यह अव्यवस्थित और विविध रंगों की होती है। इट इज chaotic एंड वेराइटी इन वेरिड इन द कलर। जो दिख भी रहा होगा आपको, ये एक आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। क्लियर है, समझ में आया? एक बार रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछेगा दोस्त आपसे कि आग्नेय चट्टान क्या है, तो आप बता दोगे एक ऐसी चट्टान है जो लावा के ठंडा होने से बनती है, एक ऐसी रॉक है जो कूलिंग ऑफ लावा की वजह से फॉर्म होती है। पहले प्रश्न का आंसर खत्म। दूसरा पूछेगा कि यार इग्नियस रॉक के कुछ एग्जाम्पल दे दो, वो भी आप बता दोगे कि सर ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये एग्जाम्पल हैं आग्नेय चट्टान के, इग्नियस रॉक के। फिर तीसरा पूछेगा कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो बहुत ध्यान से बताओगे। ये बहुत सॉलिड होती है, बहुत कठोर होती है। चूंकि ये सॉलिड होती है, इस वजह से इसका अनाच्छादन भी धीमी गति से होता है, डेन्यूडेशन भी धीमी गति से होता है। फिर आप बताओगे कि यार ये ना गर्म चट्टानों की या पिघली हुई चट्टानें जब ठंडा होती हैं तब ये बना है। अब जब एकदम से ठंडी हो जाएंगी तो इस वजह से
इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं बचेगा, किसी भी प्रकार का फॉसिल नहीं बचेगा, इसमें परतें नहीं बनेंगी, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा, इसमें रंध्र नहीं होंगे, मतलब कि ये पोरस नहीं होगा। लेकिन जब और ये अव्यवस्थित होगी, और उसके अलावा इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर पाए जाएंगे। फिर एक पॉइंट आपको आखिरी में बताना होगा कि साहब इस चट्टान को जब तोड़ते हैं ना तो छोटे छोटे रवे बन जाते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन रॉक होती है। ठीक है, इतने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। इग्नियस रॉक से बनने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर है? ऑल गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। अब ध्यान से पढ़ते हैं एक एक चीज। देखो इन चट्टानों के बारे में ना बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप इनके शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप इस वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप इसके अर्थ को भी निकाल लेंगे। पहले हिंदी में इस शब्द को तोड़ते हैं, तो हिंदी में दिया गया है अवसादी चट्टान। मतलब समझ में यह आता है कि यह कोई ऐसी चट्टान है जो अवसाद से संबंधित है, जो सेडिमेंट से जुड़ी हुई है। क्लियर? यही समझ में आता है ना कि ये कोई ऐसी चट्टान है जो अवसाद या सेडिमेंट से जुड़ी हुई है। सर अवसाद का मतलब क्या होता है? तो सेडिमेंट का मतलब बेसिकली होता है छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, रेत, बालू, मिट्टी, ये सारी चीजें अवसाद कहलाती है। बेसिकली जैसे मान लीजिए कि ये एक चट्टान है, जब ये चट्टान टूटेगी, जब इसका ब्रेक डाउन होगा, तो या तो इसमें कुछ कुछ बड़े पत्थर होंगे, कुछ छोटे छोटे पत्थर होंगे, और कुछ बारीक मिट्टी या रेत भी इसमें होगी। तो यही सारी चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं? इन्हीं सारी चीजों को हम अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। अब देखो नेचर में एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस समझेंगे ध्यान से कि जैसे ये एक चट्टान है, ये एक बहुत बड़ी रॉक है। अब इस रॉक का ब्रेकडाउन हुआ, ये रॉक टूट गई। टूटने के बाद यहाँ पर अवसाद आ जाएंगे, यहाँ पर सेडिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सेडिमेंट आ गए। अब ये सेडिमेंट क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, ये अवसाद एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, और इस प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। अब अपर्दन होने के बाद एक निश्चित जगह पर आकर के ये अवसाद रुक जाएंगे। एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के ये जितने भी सेडिमेंट हैं वो जमा हो जाएंगे। तो जिस जगह पर ये अवसाद आकर के रुके, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम डिपोजिशन कहते हैं। जब चट्टान टूट रही थी तो ये अपक्षय था, जब रॉक का ब्रेकडाउन हो रहा था तो ये वेदरिंग थी। वेदरिंग के बाद छोटे छोटे कणों में टूट गए। अब ये छोटे छोटे जो कण हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर गए, तो इसे हमने अपर्दन, एरोजन कह दिया। और जब ये कंकड़ पत्थर एक जगह पर जाकर के जमा हो गए तो इसे हमने निक्षेपण या डिपोजिशन कह दिया। अब होता यह है कि समय के साथ एक के ऊपर एक ये पत्थर जमते जाते हैं, और जमने के बाद ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद ये एक चट्टान का निर्माण करते हैं। तो ऐसी चट्टान जो अवसादों से बनी है, जो सेडिमेंट से बनी है, उस चट्टान को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ऐसी चट्टान जो अवसादों के द्वारा बनती है उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। एक ऐसी रॉक जिसका फॉर्मेशन सेडिमेंट की वजह से हुआ है, और अच्छी भाषा में थोड़ा टेक्निकल बनाना है तो ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसी चट्टान जिसका निर्माण अवसादों के निक्षेपण से होता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। ऐसी रॉक जिसका फॉर्मेशन सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से होता है, हम उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अब यहीं से ना इसकी विशेषताएं समझना शुरू करो, यहीं से इसके कैरेक्टरिस्टिक समझना शुरू करो। पर उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। देखो हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारी अर्थ है, और ये हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जिसे हमने क्रस्ट का नाम दिया था, या जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। फिर क्रस्ट जो सबसे पतली है बेसिकली है, इसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, और इस पूरे हिस्से को हमने क्या कहा था? इस हिस्से को हमने मेंटल का नाम दिया था, और जो हिस्सा सबसे अंदर है उसे हमने कोर का नाम दिया था। याद है आपको? कल पढ़ा था, बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो काली सी पट्टी आप देख रहे हैं, बिल्कुल पतली सी पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये क्रस्ट है। तो दोस्तों
क्रस्ट का लगभग 75% हिस्सा 75% जो पार्ट है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन अगर पूरी अर्थ, अब ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैंने ये कहा कि जो क्रस्ट है मतलब सबसे ऊपरी परत, आउटर मोस्ट लेयर जो अर्थ की है, उसका 75% जो हिस्सा है वो अवसादी चट्टानों से बना है, वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। लेकिन अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं, इंटायर अर्थ, अब पूरी पृथ्वी में क्या आ जाएगा? तो पूरी पृथ्वी में क्रस्ट भी आएगा, मेंटल भी आएगा और कोर भी आएगा। तो पूरी पृथ्वी का दोस्तों सिर्फ 5% हिस्सा अवसादी चट्टानों से बना है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पूरी पृथ्वी में सबसे कम चट्टान कौन सी है? तो सेडिमेंट्री रॉक है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि भूपर्पटी में, क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो जवाब होगा सेडिमेंट्री रॉक, विच इज अराउंड 75%। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान दो। अब यहीं से ना टॉपिक को क्लियर करना शुरू करते हैं कि अवसादी चट्टान कैसे बनी है। अवसादों के इकट्ठा होने से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन सेडिमेंट के इकट्ठा होने की वजह से हुआ है। तो एक बात आपको समझना होगा कि सेडिमेंट ऐसा तो नहीं होगा ना जैसे आग्नेय चट्टान में हुआ कि बहुत सारा गर्म लावा आया और एकदम से बन गया। इस बार ऐसा नहीं होगा। अवसाद कैसे जमा होते हैं? तो पहले मान लीजिए कि कुछ कंकड़ पत्थर आ गए, इस तरह से वो जमा हो गए, ठीक है। फिर कुछ और कंकड़ पत्थर आ गए, फिर कुछ और कंकड़ पत्थर आ गए, तो इस तरह से अवसादी चट्टान बनती है। मतलब अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है, इन्हें लेयर्ड रॉक भी कहा जाता है, या फिर इसमें स्ट्रेटिफिकेशन होता है। क्योंकि आप खुद समझिए कि एक बार पत्थर आए जम गए, फिर दूसरी बार पत्थर आए फिर जम गए, तो ऐसे करते करते इसमें बहुत सारी परतें बन जाती हैं, इसमें बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, जिस वजह से इन्हें परतदार चट्टान या लेयर्ड रॉक भी कहा जाता है। अब इसी में एक बात समझना, यहीं से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि पहले यहां पर एक पत्थर आ गया, फिर एक और पत्थर आ गया, फिर पता पड़ा कि जैसे ही दूसरा पत्थर आने वाला था, यहां पर किसी की डेड बॉडी आ गई। किसकी डेड बॉडी? चूहा हो सकता है, खरगोश हो सकता है। यहां पर कुछ पत्तियां आ गई, ठीक है। फिर यहां पर एक पेड़ आ गया और फिर इसके ऊपर फिर से पत्थर आ गए, फिर से अवसाद आ गए। तो अब क्या होगा? अब गर्म होने वाले तो कोई प्रोसेस है नहीं कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर या बहुत एक्सट्रीम प्रेशर आप दे रहे हो। प्रेशर है पर एक्सट्रीम प्रेशर नहीं है। तो अब क्या होगा? बीच में क्या आ गए? ये जीवों के अंश आ गए, बीच में यहां पर जीवाश्म आ गए। अब ये बताओ कि ये जीवाश्म खत्म होंगे क्या? नहीं होंगे सर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ना तो यहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर है और ना ही यहां पर एक्सट्रीम प्रेशर है। इसका मतलब जो भी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, उनमें फॉसिल पाए जाते हैं। और जिन जिन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाएंगे, अंततः उनसे जीवाश्म ईंधन का निर्माण होगा, अंततः उनसे फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो दुनिया भर में जितना भी फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती हैं। ये सारी चीजें अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूं बड़ा क्लियर सा मीनिंग है कि ये चट्टान बन रही थी, बीच में कोई जीव आ गया, बीच में कोई पेड़ पौधे आ गए, फिर उनके ऊपर से फिर अवसाद आ गए और उनको दबा करके वो भी इसका हिस्सा बन गए। तो इसीलिए इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल पाए जाते हैं, जिस वजह से इनमें जीवाश्म ईंधन भी पाया जाता है। अब एक चट्टान हमने इग्नियस पढ़ी थी, बहुत स्ट्रांग थी, बहुत कठोर थी वो चट्टान। लेकिन ये चट्टान किससे बनी है? यार ये तो छोटे छोटे पत्थरों से बनी है, बालू से बनी है। तो आप खुद सोचो ये सेडिमेंट्री रॉक कैसी होगी? सर ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी सर ये बहुत मुलायम चट्टान होगी। अब अगर ये चट्टान मुलायम है, सॉफ्ट है, तो बट नेचुरल सी बात है कि इसका डेन्यूडेशन भी ज्यादा होगा, इसका अपर्दन अपक्षय भी ज्यादा होगा।
और अगर अपरदन और अपक्षय ज्यादा होगा तो इससे अवसाद भी ज्यादा बनेंगे, इससे सेडिमेंट भी ज्यादा बनेंगे। ज्यादा अवसाद बनेंगे, ज्यादा बड़ी उपजाऊ भूमि बनेगी, ज्यादा बड़ा फर्टाइल लैंड बनेगा, लेकिन इस जमीन पर बहुत स्थायी निर्माण करना आसान नहीं होगा, बहुत परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना इजी नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्ट रॉक है। तो आपको आधार बनाने के लिए बहुत मजबूत आधार बनाना होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाना होगा। चट्टानों को काटना तो आसान होगा, रॉक को कट करना इजी होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन को स्थायी बनाए रखने के लिए बेस आपको बहुत मजबूत बनाना होगा। लेकिन फर्टाइल लैंड बनेगा, बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण होगा, बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होगा, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये चट्टान इस तरह से पत्थरों से मिलकर के बनी है छोटे छोटे, तो क्या इसमें छिद्र होंगे या क्या इसमें रंध्र होंगे? तो जवाब होगा सर बिल्कुल, ये पोरस चट्टान होगी। पोरस चट्टान का मतलब एक ऐसी चट्टान जिसमें छोटे 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 छेद होंगे जिनसे पानी इनके अंदर जा सकता है। तो ये रंध्र युक्त चट्टानें होती हैं, ये पोरस रॉक होती है। जबकि वो पोरस रॉक नहीं थी, याद करो वो नॉन पोरस रॉक थी, अर्थात वो रंध्र विहीन चट्टान थी। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना है। अब इसे अप्लाई करते हैं। अभी हमने भारत की नदियों को पढ़ा, और भारत की नदियों को पढ़ाते समय हमने डिस्कस किया कि साहब जो हिमालय वाला एरिया है ये नया बना हुआ एरिया है, और हिमालय वाले क्षेत्र में सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है सर, हिमालय वाले क्षेत्र में अवसादी चट्टान पाई जाती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, पेनिनसुलर रीजन है सर, इस पूरे हिस्से में ज्यादातर या तो इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है। अब ये दोनों ही चट्टानें, चाहे वो आग्नेय हो चाहे वो कायांतरित हो, ये कैसी चट्टानें हैं सर? ये दोनों ही सॉफ्ट रॉक हैं, ये दोनों ही मुलायम चट्टानें हैं। तो इस वजह से हमने ये देखा था कि जब यहाँ से नदियां आती हैं तो सेडिमेंट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। जबकि यहाँ जितनी भी नदियां हैं उसमें सेडिमेंट कंपैरेटिवली कम होते हैं, जिसकी वजह से छोटे डेल्टा का निर्माण होता है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली कम एरिया वाले डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये अवसादी चट्टानों की विशेषताएं हैं। एग्जाम्पल क्या है? चूना पत्थर, लाइम स्टोन, बालुआ पत्थर, सैंड स्टोन, ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ये सभी सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। चलिए चीजों को अब पीपीटी से पढ़ लेते हैं। उम्मीद है टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों, आग्नेय, अवसादी व कायांतरित के अनाच्छादन तथा जमाव के परिणाम स्वरूप बनने वाली परतदार चट्टान, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, शेल आदि। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अभी मैं आपको आगे बताने वाला था पर यहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक प्रक्रिया है शीली भवन, जिसे लिथिफिकेशन कहते हैं। अवसाद से अवसादी चट्टान बनने की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, ये छोटे 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 क्या है? पत्थर है, इनको हम अवसाद कह रहे हैं। जब ये सारे अवसाद एक चट्टान का रूप धारण कर लेंगे, जिसे बट नेचुरल सी बात है हम सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये लिथिफिकेशन कहलाती है। इसे शीली भवन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये शब्द याद रखिएगा, बड़ा टेक्निकल वर्ड है, पूछा भी जा सकता है कि शीली भवन क्या है, तो जवाब देंगे कि अवसाद से अवसादी चट्टान के बनने की जो क्रिया है उसे हम लिथिफिकेशन कहते हैं, उसे हम शीली भवन का नाम देते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, तो जो मैंने आपको बताया कि भूपटल के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें हैं, पर पृथ्वी के निर्माण में इनका योगदान 5% है। ये परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, ये मुलायम होती हैं, अनाच्छादन तेज होगा, समुद्री तरंगों के चिन्ह पाए जाते हैं, ये क्षैतिज रूप से पाई जाती हैं, हॉरिजॉन्टली। तो बट नेचुरल सी बात है, ये इसी तरीके से पाई जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है। बहुमूल्य खनिज इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, जीवाश्म ईंधन आदि। क्लियर? अब यहाँ पे ना ये पहला वाला सेंटेंस जरा क्लियर करो कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टान,
पता है जब पहली बार हमने रॉक को पढ़ा था, मैंने मतलब पहली बार पढ़ा था, तो आपको याद होगा 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा आपने टॉपिक, तो वहां दिमाग में एक इमेज बन गई थी। और इमेज पता है कैसी बन गई थी कि यार पहले एक इग्नियस रॉक होती है और ये इग्नियस रॉक जब टूट जाती है तो इसी से सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक जब वापस से पृथ्वी के अंदर चली जाती है तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, कायांतरित चट्टान बन जाती है। पर ध्यान देना, ये अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो, अगर आपकी भी ये थॉट प्रोसेस है तो ये गलत है। याद रखिएगा दोस्तों कि सेडिमेंट्री रॉक की डेफिनेशन क्या है। अवसादी चट्टान की बहुत सीधी परिभाषा है, ऐसी चट्टान जो अवसादों के निक्षेपण और संगठन से बनती है, ऐसी रॉक जो कि सेडिमेंट के डिपोजिशन और उनके कलेक्शन, या एक शब्द है उसको मैं भूल रहा हूं अभी, कि साथ में आने से बनती है, उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। अब मेरे बेसिक सवाल का आंसर देना, ये परिभाषा याद रखना। ये बताओ, क्या वो अवसाद सिर्फ और सिर्फ इग्नियस रॉक से आ सकते हैं? क्या वो सेडिमेंट सिर्फ और सिर्फ आग्नेय चट्टान से आएंगे? गलत है। देखो, अवसाद आग्नेय चट्टान के टूटने से भी आ सकते हैं, अवसाद सेडिमेंट्री रॉक के टूटने से भी आ सकते हैं, और ये अवसाद मेटामॉर्फिक रॉक के टूटने से भी आ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि अवसादी चट्टान का निर्माण किसी भी चट्टान के अवसाद से हो सकता है, वेदर इट इज सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। ठीक है, कायांतरित चट्टान के अवसाद भी हो सकते हैं, आग्नेय चट्टान के अवसाद भी हो सकते हैं, और खुद अवसादी चट्टान के अवसाद भी हो सकते हैं। वो तीनों आपस में मिलेंगे, मिलकर के एक चट्टान बना लेंगे, दैट्स इट। तो परिभाषा का मूल याद रखना, ऐसी चट्टान जो अवसाद से मिले, वो किसी भी चट्टान के अवसाद हो सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि ये जो चूना पत्थर और बालुआ पत्थर है, इनका सबसे महत्वपूर्ण, अगर देखें कि मानव के लिए सबसे उपयोगी चट्टानों में से एक है अवसादी चट्टान। दो रीजन है। एक तो भवन निर्माण की बहुत सारी सामग्री, जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसकी बहुत बड़ा जो मटेरियल है वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। लाइमस्टोन हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, और दूसरी बात सैंडस्टोन बलुआ पत्थर भी हमें अवसादी चट्टानों से मिलता है। अब बात करते हैं पूरी दुनिया की एनर्जी के इंजन की। पूरी दुनिया जो हम रन कर रहे हैं, आज की दुनिया की बात कर रहा हूं, ये पूरी की पूरी दुनिया ऊर्जा पर चल रही है। 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर हम एनर्जी को निकाल दें, अगर हम ऊर्जा को निकाल दें, तो इस दुनिया में हमारा जीवन बिल्कुल आदि मानव के जीवन की तरह हो जाएगा, या फिर हम बहुत पहले चले जाएंगे, बहुत पुराने जीवन में हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, हम मध्यकालीन युग में चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप चीजों को? तो एनर्जी बहुत जरूरी है, और वो एनर्जी मिल कहां से रही है हमें? तो कोयले से वो एनर्जी जनरेट हुई, पेट्रोल से वो एनर्जी जनरेट होती है, और कोयला और पेट्रोल भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये अवसादी चट्टानों का महत्व है, ये सेडिमेंट्री रॉक का इंपॉर्टेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और वो टॉपिक है कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा, एक बात और आप समझना, अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि चट्टानें सिर्फ ऊपर हैं, मतलब ऐसे कि सर अगर समुद्र के नीचे जाओगे तो वहां चट्टान नहीं होगी, सर समुद्र के नीचे सीधा पाताल ही शुरू हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। समुद्र भी, अगर ये समुद्र, जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र भी तो चट्टानों के ऊपर ही है ना अल्टीमेटली। ऐसा थोड़ी ना कि समुद्र के नीचे कुछ भी नहीं है, पूरे गहराई तक पानी है। समुद्र की भी गहराई है, एक निश्चित गहराई है, उसके बाद वहां भी चट्टानें ही दिखाई देती हैं। और समुद्र की गहराई में विशेषकर जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें बहुत सारी हैं, सेडिमेंट्री रॉक बहुत सारी है। ठीक है, सेडिमेंट्री भी है, इग्नियस भी है, मेटामॉर्फिक भी है, सभी प्रकार की चट्टानें हैं। तो याद रखिएगा, चाहे आप स्थल पर हो, चाहे आप समुद्र की गहराई में जाएं, दोनों जगह आपको चट्टानें देखने मिलेंगी। जब समुद्र के तल पर आप पहुंच जाओगे तो वहां भी आपको चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अगले टॉपिक को हम समझते हैं, और अगला टॉपिक भी नाम से समझते हैं, रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्या समझ में आ रहा है साहब? यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि ये कोई ऐसी चट्टान है जो अपना रूप बदल दे रही है।
मतलब ये ना वो एक फेयर एंड लवली की एड आती थी, मैं हमेशा वही एग्जांपल देता हूँ। एक इसमें एक कोई कन्या है, वो बहुत अजीब सी दिख रही है, फिर वो फेयर एंड लवली की क्रीम लगा ले रही है तो वो एकदम से बदल जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि ये बातें दिमाग में भरता कौन है कि एक अगर आप गोरे हो तो ही अच्छे हो, आपको कालापन बुरा है, चेंज होना है। ये हमारी सोच नहीं है, ये पता है कहाँ से आई है? ये वहीं से आई है जो उपनिवेशवाद में हम पढ़ते हैं ना, व्हाइट्स मैन वर्डन थ्योरी, श्वेत व्यक्ति के भार का सिद्धांत, वहां से ये चीज निकल के आई है। तो वो बड़ी भयंकर एड है, फेयर एंड लवली लगा और बिल्कुल अलग ही चमक धमक आ जा रही है ना? वो एड देखी होगी आप लोगों ने। तो मेटामॉर्फिक रॉक की कहानी भी कुछ ऐसी है। कहानी क्या है वो समझते हैं। रूपांतरित चट्टान, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक चट्टान है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोयला। कोयला, ठीक है, ये एक चट्टान है। अब इस चट्टान को हमने बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर दिया, बहुत ज्यादा ताप दिया और बहुत एक्सट्रीम इसको प्रेशर दिया, दाब दिया। बहुत टेम्परेचर और बहुत सारा प्रेशर देने के बाद ये पूरी तरीके से बदल जाएगा और इसी कोयले से हीरे का जन्म होगा। यही कोयला डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर एक चट्टान को आप बहुत ज्यादा ताप और बहुत ज्यादा दाब देते हैं तो वो चट्टान पूरी तरह से अपने गुणों से परिवर्तित हो जाती है या पूरी तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते हैं और वो जो कोयला है वो हीरे में कन्वर्ट हो जाएगा। पता है, ये लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कई बार मैंने आपसे कहा है कि हम सबको ना सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन मिलना चाहिए ज्योग्राफी में, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक से मिलना चाहिए कि एक चट्टान जो कोयले से हीरा बन सकती है। यही कहानी तो हम सबकी है ना। हम सब जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली हम सब कोयला हैं दोस्तों, ठीक है। अल्टी देखा जाए तो हमें क्या करना है, हमें भी अपने आप पर बहुत काम करना है। कोयले ने अपने आप पर काम किया और काम कब किया? जब वो तपा, जब उसको बहुत प्रेशर मिला। तो यही चीज अपने ऊपर फील करो, अपने ऊपर अप्लाई करो कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे और वो तभी बना पाएंगे जब हम इस प्रेशर से, इस टेम्परेचर से गुजरेंगे, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, झोंकना पड़ेगा अपने आप को। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने रास्ता चुन लिया है ना कि आप पीएचसी की तैयारी करने वाले हो, आजू बाजू और पीछे मुड़ के देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर चुन लिया है कि आप ये करोगे, देन पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दो। आजू बाजू देखने का कोई फायदा नहीं है, भटकोगे, सिर्फ भटकोगे। और जब आप इतना ज्यादा अपने आप को झोंक दोगे ना, तो याद रखना फिर तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कोयला हीरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ तैयारी के लिए नहीं है, ये हर काम के लिए है जो हम जिंदगी में करते हैं। कोई भी काम अगर आपने शुरू किया है ना दोस्तों, पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर दो उस काम के लिए, और कुछ नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। जो है वो सब कुछ, वो काम ही होगा आपके लिए। तब जाकर के आप वो सक्सेसफुल इंसान बनोगे जो हम सबका एक सपना होता है, हम सबका एक ड्रीम होता है। क्लियर? तो ऐसे ही अवसादी कायांतरित चट्टान बनती है। अब इसमें 2-3 बातें ध्यान से सुनना कि अब ये चट्टान हो सकता है कि कोई इग्नियस रॉक हो, आग्नेय चट्टान भी हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक अर्थात अवसादी चट्टान भी हो सकती है, और खुद मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान भी हो सकती है। अगर इन चट्टानों को बहुत ज्यादा तापमान, टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव दिया जाए तो ये पूरी तरीके से अपने आप को परिवर्तित कर लेंगी और ऐसी चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। अब यहीं से ना हमारे टॉपिक के बेसिक्स बनना शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें तो दिखता नहीं कि इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर अर्थ में कहाँ से लेकर के आओगे। बिल्कुल सही है। अब ध्यान देना, एक टॉपिक हमने पढ़ा था जब हम हिमालय को पढ़ रहे थे कि साहब ये पूरी दुनिया ना प्लेट्स हैं बहुत सारी। ये पूरी दुनिया जो है वो 7-8 प्लेटों में बटी हुई है और सारी प्लेटें गति कर रही हैं। भूपर्पटी प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हमने पढ़ा था। और वही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि प्लेटों की टक्कर भी होती है, प्लेटें आजू बाजू से भी निकलती हैं, प्लेटें दूर भी जाती हैं, ठीक है। अब जब 2 प्लेटों की टक्कर हुई या 2 प्लेटें दूर गई, ठीक है, मान के चलिए कि 2 प्लेटें अगर दूर चली गई तो बीच में जो चट्टान या 2 प्लेटों की टक्कर होगी, एग्जाम्पल के 2 प्लेटें ऐसे टकरा रही हैं। अब जब इन 2 प्लेटों की टक्कर होगी तो एक प्लेट नीचे जाएगी, खासतौर पर समुद्री
और महाद्वीपीय जब प्लेटें टकराती हैं तो उसमें एक प्लेट नीचे की ओर जाती है, समुद्री प्लेट सामान्यतः नीचे की ओर जाती है। अब जब यहां पर चट्टानें थी इस भाग पे, अब ये चट्टानें नीचे गई और नीचे कहां जाएंगी, तो नीचे तो मेंटल है। इमेजिन करो चीजों को, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, अभी दोनों के ऊपर क्या है, दोनों पे चट्टानों से बनी हुई प्लेटें हैं। इस प्लेट के जस्ट नीचे, ये मेरे हाथ के जस्ट नीचे यहां पर मेंटल है, मेंटल, ठीक है। मेंटल क्या, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये मेंटल है साहब यहां पर। अब जब ये नीचे की ओर जाएगी तो इन चट्टानों को एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा, एक्सट्रीम प्रेशर बनेगा, ये अपनी क्वालिटीज को चेंज करेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगी। किसी और जगह से बाहर भी आ सकते हैं या फिर उसी जगह पर ठंडा भी हो सकती है, ठीक है। फिर ये किसी और रूप में आपको बाहर दिखाई देंगी। ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टान कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। अब अगर कोई चट्टान इतनी टेम्परेचर और इतने प्रेशर से बनी है, इसका मतलब ये चट्टान कठोर होगी, ये बहुत ज्यादा सॉलिड होगी, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, किसी भी प्रकार के फॉसिल नहीं होंगे इसमें। ये भी रवेदार होती हैं, क्रिस्टलाइन रॉक होती हैं, लेकिन ये नॉन पोरस होगी, इसमें किसी भी प्रकार की रंध्रता नहीं पाई जाएगी। क्लियर, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसका एक एग्जाम्पल है संगमरमर, ठीक है, मार्बल। मार्बल एक कायांतरित चट्टान है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और भी उदाहरण है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आग्नेय, अवसादी आदि चट्टानों की संरचना, संगठन और गुणधर्म में परिवर्तन से बनने वाली चट्टान। उदाहरण नीस, ग्रेफाइट, संगमरमर। ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में कंफ्यूज मत होना, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, ग्रेफाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। विशेषताएं, पैतृक चट्टानों की भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, चट्टानों की कठोरता सबसे ज्यादा होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये दानेदार होती हैं, ग्रेन्युलर या क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपार। ये बड़ा अच्छा एक पीपीटी है, इसको ध्यान से पढ़ो। इग्नियस रॉक से क्या बनता है, तो जब ग्रेनाइट को आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो वो नीस बन जाएगी। बेसाल्ट को जब आप बहुत टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो वो एम्फीवोलाइट बन जाएगी। सॉरी ये गलत हो गया, ठीक कर दूंगा। और बेसाल्ट से सिस्ट का निर्माण भी होगा, ये मैं करेक्ट कर दूंगा। अब ये ग्रेनाइट याद रखो, ग्रेनाइट से नीस बनती है। अवसादी चट्टानों में शैल से स्लेट बनती है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, क्वार्टजाइट से बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये देखिए, स्लेट से, ये स्लेट अल्टीमेटली स्लेट से फाइलाइट बनेगा, फाइलाइट से सिस्ट बनेगा, ग्रेवो से सरपेंडाइटाइन बनेगा। तो ये अलग अलग चट्टानें हैं जो आपको, ये मैं ठीक कर दूंगा, ठीक, कुछ करेक्शन है उसमें। तो ये दोस्तों पूरी आपकी कहानी थी चट्टानों की। चट्टान चक्र मुझे पढ़ाना था, लेकिन इसको हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, ये टॉपिक हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़ा मुश्किल भी है, 2 मिनट समझना पड़ेगा आपको, इतना विशेष नहीं है, पर इस टॉपिक को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे। इसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। सामान्य परिचय, जहां हमने चट्टानों के अर्थ को समझा था और ये भी देखा था कि चट्टानें किस प्रकार से बनती हैं। फिर दोस्तों हमने चट्टानों का वर्गीकरण भी डिस्कस कर लिया था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को भी डिस्कस कर लिया था। अब आज की इस क्लास में हमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है, जहां से अब प्रश्न आना शुरू हो गए हैं, और इस टॉपिक का नाम है भारत की चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑफ द इंडिया। देखो, भारत की चट्टानों के वर्गीकरण का मतलब ये है कि चट्टानें तो 3 ही प्रकार की होती हैं, या तो वो चट्टान आग्नेय होगी, या फिर अवसादी होगी, या फिर कायांतरित होगी। लेकिन हर एक क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक आग्नेय चट्टान है, वो चट्टान आज से 1000 साल पहले बनी, फिर एक दूसरी आग्नेय चट्टान है जो 500 साल पहले बनी, और एक तीसरी आग्नेय चट्टान है जो 100 साल पहले बनी। तो इन तीनों के जो विशेषताएं हैं या इन तीनों के जो गुणधर्म है उसमें भी अंतर होगा, ठीक है। तो उसी आधार पर क्या किया जाता है, इन आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों को इनकी आयु के अनुसार और ये किस प्रकार से बनी है, इन आधारों पर हम 3 अलग अलग नामों में अलग अलग जगह पर बांट देते हैं।
और भारत में इन चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन एज की रॉक हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरे नंबर पर है पुराण क्रम की चट्टानें, पुराण रॉक, पुराण सीरीज रॉक। तीसरे नंबर पर है द्रविडियम क्रम की चट्टान पर है। भारत में जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें हमने 4 अलग अलग नामों से क्लासिफाई किया है। देखो दिमाग में ना दोस्त बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पहली बात दिमाग में क्लियर रखो कि चट्टान तो 3 ही प्रकार की है, अवसादी, आग्नेय और कायांतरित, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। लेकिन जब ये इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक हैं जो अलग अलग अवधि में बनी है या अलग अलग टाइम पीरियड में बनी है, तो इसी हिसाब से फिर चट्टानों को अलग अलग भागों में बांटा गया। एक चट्टान अगर 100 साल पहले बन गई, एक 500 साल पहले, 1000 साल पहले, तो उन तीनों को हम अलग अलग नामों से जानेंगे। तो इसी तरह भारत में 4 प्रकार की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, पुराण क्रम की चट्टानें, द्रविडियन क्रम की चट्टानें और आर्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखें तो आर्यन क्रम की, आर्कियन एज की रॉक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्कियन सीरीज, आर्कियन क्रम, और दूसरा धारवाड़ सीरीज, धारवाड़ क्रम। फिर पुराण को भी 2 भागों में बांटा गया है, कुडप्पा क्रम और विंध्यन क्रम की चट्टानें, कुडप्पा समूह की चट्टानें और विंध्यन समूह की चट्टानें। और फिर दोस्तों देखिए तो द्रविडियन चट्टान में कार्बोनीफेरस क्रम, कार्बोनीफेरस सीरीज इंपॉर्टेंट है, और आर्यन में गोंडवाना क्रम सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोंडवाना, क्योंकि यहीं से भारत को बहुत सारा लोहा मिलता है, आयरन मिलता है। फिर दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। और फिर तीसरा आता है टर्शियरी और क्वाटरनरी, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट चट्टानें हैं, हाल ही में बनी चट्टानें हैं। तो एक बार इसको बहुत ध्यान से देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप इसका, क्योंकि यही चट्टानें हैं जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब चट्टानों को पढ़ने से पहले सर ये जरूर बता दीजिए कि इनसे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, सामान्यतः जनरली जो यहाँ से एमसीक्यू बन रहे हैं उनमें आपको यही देखने मिलेगा कि साहब इन चट्टानों में सबसे पुरानी कौन सी है। वो आपको चारों नाम लिख करके दे देगा और पूछेगा कि बताओ इनमें से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। दूसरा प्रश्न वो आपसे क्षेत्र को लेकर के भी पूछ सकता है कि एक क्षेत्र विशेष में कौन सी चट्टान पाई जाती है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक जगह पढ़ी मध्य प्रदेश, आपने पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश में द्रविडियन क्रम की चट्टानें हैं या पुराण क्रम की चट्टानें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ वही चट्टान पाई जाएगी। एक ही जगह पर हो सकता है आपको चारों प्रकार की चट्टान देखने के लिए मिल जाए। तो प्रश्न कहां से आएंगे सर? पहला प्रश्न जो बनता है वो इनकी आयु से बनता है, मतलब सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। और दूसरा प्रश्न जो बनेगा दोस्तों वो इस चीज से बनेगा कि इनका क्षेत्र कौन सा है, एरिया कौन सा है, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आप मुख्य परीक्षा में भी एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी डेफिनेशंस वगैरह लिख दी हैं, तो आप मेंस एग्जामिनेशन में भी इसका हूबहू इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 नंबर में वहां पर प्रश्न बनते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो एमपीपीएससी में पेपर 3 यूनिट नंबर 10 जिसमें आपको जियोलॉजी पढ़नी है, भूगर्भ शास्त्र पढ़ना है, उसी में एक टॉपिक दिया गया है शैल अर्थात चट्टानें, तो वहां पर आपका ये पूरा टॉपिक काम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैक्सिमम चीजें पीपीटी से ही हमें पढ़ना है और मैप में चीजों को देखना है। ये एक मैप है, इसको आप देखिएगा जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम पर जाइए, @शुभम गुप्ता पीडीएफ सर्च कीजिए, वहां पर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आर्कियन क्रम की चट्टानों को पढ़ना शुरू करते हैं, आर्कियन सीरीज रॉक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये बात याद रखें दोस्तों कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टान है, ये भारत की, माफ कीजिए, ओल्डेस्ट रॉक है, जो आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले, मतलब कि 4 अरब साल पहले प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी।
अब ये चीज कहाँ से समझ में आएगी? अगर आपने हिमालय वाला टॉपिक देखा है तो वहां हमने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया था और वहां हमने अलग अलग चीजें आपको बताई थी कि प्री कैम्ब्रियन इरा क्या होता है, कैम्ब्रियन इरा क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में एक्सप्लेन की थी। और जो लोग मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ते हैं, तो अगर आपने मुख्य परीक्षा में मेरे से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा है दोस्तों, तो हमने वहां पर भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन इरा मतलब कैम्ब्रियन इरा से पहले का समय, तो 4 अरब साल पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी। सर ये बनी कैसे थी? तो ये आग्नेय चट्टानें हैं, ये इग्नियस रॉक है। अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर अगर ये इग्नियस रॉक है मतलब पृथ्वी के अंदर से लावा निकला होगा, फिर ये लावा ठंडा हुआ होगा और ठंडा होकर के ये चट्टान बन गई होगी। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस चट्टान को डिफाइन करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 अरब साल पहले पृथ्वी से जो लावा निकला, उस लावा के ठंडा होने से जो आग्नेय चट्टान बनी, जो इग्नियस रॉक बनी, वही मूलतः आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, वही मूलतः आर्कियन सीरीज की रॉक है। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टान है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कर्नाटक में, नीलगिरी में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और ये 2 रूप में पाई जाती है, या तो ये नीस के रूप में पाई जाती है या तो ये निष्ठ के रूप में पाई जाती है। तो अगर आपको याद हो, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं, ओल्डेस्ट रॉक कहां पर पाई जाती है, तो वो बुंदेलखंड का रीजन है, जहां नीस के रूप में बुंदेलखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये एक फैक्ट है, इसको प्लीज याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े। इसके उदाहरण क्या है, एक बार मैप देख लीजिए तो आपको और समझ में आएगा। तो ये देखो, ये वो रीजन है मध्य प्रदेश का जहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। और भी जगह पर पाई जाती हैं आर्कियन रॉक्स, आपके सामने दिख रहा है, बहुत बड़ा मैप है। नीलगिरी, आंध्र प्रदेश, अलग अलग जगह पर। ओके, ये जीवाश्म रहित हैं, तो ये बात तो बट नेचुरल है। अगर ये बात मैं नहीं भी बोलता तो आपको समझ में आती ना, क्योंकि पुराने लेक्चर में हमने क्लियरली डिफाइन किया कि सर अगर कोई चट्टान आग्नेय है, अगर कोई रॉक इग्नियस है, तो उसमें जीवाश्म होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि इनका निर्माण ही लावा के ठंडा होने से हुआ है। तो ये बात तो सर क्लियर है कि ये एजोइक या फिर अनफॉसिलिफेरस रॉक है। ओके, ये बेसिकली क्रिस्टलाइन होती हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। इनमें धातु और अधातु खनिज पाए जाते हैं, इनमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइड, अभ्रक पाया जाता है। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं पाया जाता, इसलिए मिनरल की दृष्टि से ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सर प्रश्न क्या क्या बनेंगे बता दीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि दुनिया के, भारत की ओल्डेस्ट रॉक कौन सी है, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आंसर क्या होगा? सर आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरा प्रश्न पूछेगा आर्कियन एज की चट्टान कब बनी, तो बता दोगे सर 4 अरब साल पहले। तीसरा प्रश्न पूछेगा किस प्रकार की चट्टान है, सर ये आग्नेय प्रकार की चट्टान है, हालांकि अब इनका कायांतरण हो चुका है, तो ये नीस और सिस्ट के रूप में पाई जाती हैं। 2-3 चट्टानें मिलकर के नीस और सिस्ट के रूप में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? सवाल ही खत्म हो गया। इग्नियस रॉक है तो ऑब्वियसली बात है इसमें जीवाश्म नहीं होगा। सर कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में पाई जाती है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में खास तौर पर जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पर यह चट्टान पाई जाती है। इतने ही प्रश्न बनेंगे अगर बनेंगे तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कियन के बाद जो अगली चट्टान है वो है दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टान, रॉक्स ऑफ धारवाड़ सीरीज। देख लेते हैं इसमें क्या है। ओके, हाईली मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम formed due to metamorphism of sediment of Archean, gneiss and schist। बहुत बढ़िया। आर्कियन युग की चट्टानों के अवसादों के कायांतरण से निर्मित। अब ये चट्टान बनी कैसे, पहले इसको समझते हैं। सर सबसे पहले कौन सी रॉक बन गई? सर पृथ्वी से, अर्थ से लावा निकला, लावा ठंडा हुआ और ठंडा होने से आर्कियन सीरीज की रॉक बन गई। अब क्या होगा? सर ये जो आर्कियन सीरीज की रॉक है
इन सभी का डेन्यूडेशन होना शुरू होगा, इन सभी का अनाच्छादन शुरू होगा। सर अनाच्छादन का मतलब ये चट्टान छोटे 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 टुकड़ों में टूटना शुरू होगी और इन छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम अवसाद कहते हैं, इन्हें हम सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हुआ ये दोस्तों कि ये जो सेडिमेंट है, ठीक है, ये जो अवसाद हैं, जब इन अवसादों का मेटामॉर्फिज्म हुआ, मतलब इनका कायांतरण हुआ, तो उससे जो चट्टान बनी वो धारवाड़ सीरीज की रॉक थी, वो धारवाड़ क्रम की चट्टान थी। तो एक लाइन में इतना बस याद रखना कि आर्कियन चट्टानों का जो अवसाद था, उन अवसादों के कायांतरण से जो चट्टान बनी उसे धारवाड़ क्रम की चट्टान कहा जाता है। आर्कियन सीरीज की रॉक, उनके सेडिमेंट, उस सेडिमेंट का मेटामॉर्फिज्म हुआ और फिर उससे जो रॉक बनी, उस रॉक को हम क्या कहते हैं? धारवाड़ सीरीज की चट्टान या धारवाड़ सीरीज रॉक कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? सर ये कहां कहां पाई जाती है, आइए देख लेते हैं साहब ये कहां कहां है। तो ये जो है दोस्तों कर्नाटक, शिलोंग, छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब सबसे पुरानी कायांतर चट्टानों में से एक है। अब इसको भी डिवाइड किया गया है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को चैंपियन सीरीज में बांटा गया है जो कोलार वाले क्षेत्र में मिलती है, चांपानेर सीरीज में बांटा गया है जो बड़ौदा वाले क्षेत्र में मिलती है, शिल्पी सीरीज में बांटा गया है जो चिल्पी सीरीज में बांटा गया है जो बालाघाट रीजन में मिलती है, और सौसर सीरीज में बांटा गया है जो छिंदवाड़ा वाले रीजन में मिलती है। तो याद रखेंगे धारवाड़ रॉक को कितने पार्ट में? 4। एक हो गया चैंपियन, चंपानेर, चिल्पी और सौसर। ठीक है, 3C+S। क्लियर? तो चैंपियन कहां पर है? कोलार में, चंपानेर बड़ौदा में, चिल्पी बालाघाट में और सौसर कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। तो एमपी में 2 हैं साहब, छिंदवाड़ा में सौसर और बालाघाट में चिल्पी। अगर आपसे पूछे कि सौसर और चिल्पी का संबंध किससे है? धारवाड़। धारवाड़ चट्टानें क्या है? सबसे पुरानी कायांतरित चट्टानें हैं दोस्तों। कैसे बनी? आर्कियन चट्टानों के अवसादों का जब रूपांतरण हो गया तो उनसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। अब इसका नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा है क्योंकि कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़ जहां पर ये बहुतायत में पाई जाती हैं, तो उनके नाम पर इसका नाम धारवाड़ रख दिया। ये इसमें ये भी दोस्तों इसमें भी फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, ये गलत हो गया यहाँ पर, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पुराण क्रम की चट्टानों को पढ़ते हैं। पुराण रॉक सीरीज को अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, और बिल्कुल परेशान मत होना, आखिरी में एक चार्ट है, चार्ट के द्वारा मैं सारी बातें आपको रिवाइज भी करा दूंगा। इसमें पुराण क्रम की चट्टानों में इनका निर्माण आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। 1400 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। इनका वर्गीकरण कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों में किया गया है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसी चट्टानों के अवसादों के 2 पर्वतमालाओं के बीच में आने से निर्मित चट्टानें कुडप्पा चट्टानें हैं। ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और पन्ना इलाकों में पाई जाती है। इससे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिलता है। ठीक है, तो पुराण क्रम की चट्टानें कैसी बनी है? आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से। मतलब आर्कियन का अपरदन हुआ धारवाड़ और धारवाड़ का अपरदन हुआ तो पुराण, ये चीज याद रखना। फिर पुराण भी 2 प्रकार की है, कौन कौन सी? एक कुडप्पा और दूसरी विंध्यन। कुडप्पा कैसे बनी? तो पुरानी जो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर था, तो मान लीजिए कि यहाँ पर बलुआ पत्थर और चूना पत्थर है, यहाँ पर एक पर्वत, यहाँ पर दूसरा पर्वत, दोनों पर्वत पास में आए तो उन पर दबाव बना और इस वजह से कुडप्पा सीरीज की रॉक बनी। चूंकि ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में ज्यादा पाई जाती है तो नाम रख दिया गया कुडप्पा क्रम की चट्टानें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये जल निक्षेपों से बनने वाली अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है, फॉर्म्ड फ्रॉम द वाटर डिपॉजिट। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और हीरा पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये इस पेटी का बड़ा क्षेत्र दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। द विंध्याचल सिस्टम हैव डायमंड रीजन फ्रॉम विच पन्ना एंड गोलकुंडा डायमंड्स हैव बीन माइंड। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है और ये चट्टानें गोलकुंडा और पन्ना वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं और दोनों ही जगहों से हीरे की माइनिंग की गई है। ठीक, अब देखते हैं सर यहां से प्रश्न क्या क्या बनेंगे। बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक को, अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले हमें यह समझ में आ गया कि सर आर्कियन रॉक नंबर 1 पे आया। आर्कियन चट्टानों का जब अपर्दन हुआ तो उसके बाद धारवाड़ चट्टानें आई। सर धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन से पुराण चट्टानें बनी। पुराण में 2 भाग हैं, एक है कुडप्पा और दूसरा है विंध्यन। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, कुडप्पा में याद रखना कि जो पुरानी अवसादी चट्टानें थी, पुराने सेडिमेंट्री रॉक थे, जब वो 2 पर्वतों के बीच में आ गए तो उस दबाव से कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। विंध्यन में याद रखिएगा ये ऐसी अवसादी चट्टानें थी जिनका बाद में कायांतरण हो गया और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पन्ना और गोलकुंडा का क्षेत्र। सर क्यों? क्योंकि पन्ना और गोलकुंडा के क्षेत्र में इन्हीं चट्टानों में हीरा पाया जाता है, माइनिंग की जाती है। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कोहिनूर हीरा कहां से निकाला गया था, कोहिनूर डायमंड कहां से निकाला गया था। हिस्ट्री और हिस्ट्री को जोड़ देना ज्योग्राफी से, कि अगर ये चट्टानें ही नहीं बनती तो वहां पर हीरा नहीं पाया जाता। ठीक है, चलो यही बेसिक बात है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बस वो याद रख लो, वहीं से प्रश्न बनते हैं इक्का दुक्का। अगर बन जाएंगे तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर दोगे। ये टॉपिक हम जल्दी इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत विशेष प्रश्न नहीं बनेंगे, इक्का दुक्का प्रश्न बनेंगे, लेकिन चूंकि हमने सिलेबस में लिखा था तो इसको मुझे पूरा करवाना था। आगे बढ़ते हैं। अगला है द्रविडियन क्रम की चट्टानें, द्रविडियन रॉक सिस्टम। ठीक है, 300 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व, और ये आप देख रहे हो ना एक एक करके ये ईयर कम होता जा रहा है। सबसे पहले आर्कियन रॉक आया, उसके बाद पुराण क्रम की चट्टानें आई और अब द्रविड़ क्रम की चट्टानें आ रही हैं, द्रविडियन रॉक सिस्टम आ रहा है। ठीक है, 600 से 300 मिलियन वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था, पहले ज़ोइक एरा में। ये हिमालय और गंगा के मैदान में पाई जाती हैं। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन मींस हिमालय और गंगा के प्लेन में ये पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो चट्टानें हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें कोयला आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कोयला यहीं मिलेगा, पर कोल बनना शुरू होगा जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। पर द्रविड़ एरा से आपका कोयला बनना शुरू हो जाएगा, कोल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इसके तहत कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिलूरियन और कार्बोनीफेरस युग की चट्टानें आती हैं। ये आप समझ रहे हो ना। जब हमने आर्कियन को पढ़ा तो उन्हें भी हमने 2 भागों में बांटा, आर्कियन और धारवाड़। जब पुराण को पढ़ा तो उन्हें भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक थी कुडप्पा और दूसरा है विंध्य। और अब जब हम द्रविडियन चट्टानों को पढ़ रहे हैं तो उनमें भी बहुत सारे प्रकार हैं, कैम्ब्रियन है, ऑर्डिविशियन है, सिलूरियन है और कार्बोनीफेरस है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ एक पढ़ना है और वो है कार्बोनीफेरस। तो क्या है, पढ़ लेते हैं। कार्बोनीफेरस क्रम की चट्टानें 350 मिलियन वर्ष पहले बनी थी, 350 मिलियन वर्ष पहले। माउंट एवरेस्ट में कार्बोनीफेरस क्रम के चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क मिलता है। भारत के अलावा ये चट्टानें अमेरिका और कनाडा के 5 झीलों वाले क्षेत्र में हैं, यूके में पाई जाती हैं और जर्मनी के रूर प्रदेश में पाई जाती हैं।
ठीक है, ये वो चट्टानें हैं जो इन इलाकों में देखने के लिए आपको मिलेंगी। भारत में ये चट्टानें कम पाई जाती हैं, यही कारण है कि हम उच्च क्वालिटी का जो आयरन है वो यहाँ से नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब धीरे धीरे चीजें आप देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आर्यन क्रम की चट्टानें, आर्यन रॉक सिस्टम। देखते हैं, ऊपरी कार्बोनिफेरस काल की शुरुआत को आर्यन समूह के रूप में माना जाता है। इन्हें गोंडवाना चट्टान, दक्कन ट्रैप, टर्शरी और क्वाटरनरी चट्टानों में बांटा गया है। देखो ये ना बार बार रिवाइज करना। सबसे पहले आया आर्कियन, इसमें दो भाग हैं, आर्कियन और धारवाड़। फिर क्या आया दोस्तों, तो फिर आप याद रखेंगे सर पुराण आया, इसके दो भाग हैं, कुडप्पा इसका एक भाग है और विंध्यन एक भाग है। फिर याद रखना सर इसके बाद क्या आया, तो याद रखिए इसके बाद द्रविडियन आया, द्रविडियन। इसके बहुत सारे भाग हैं, सिलूरियन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में आयरन ओर पाया जाता है, ये हिमालय के क्षेत्र में है और गंगा प्लेन में है। इसके अलावा यूके, रूर और साथ ही साथ ये यूएसए का जो ग्रेट लेक वाला रीजन है, जो 5 झीलों का क्षेत्र है, वहां पाई जाती हैं। पुराने टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो कमेंट करके बताइए कि भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है या किसे हम भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपरी कार्बोनिफेरस क्रम की शुरुआत को आर्यन समूह के रूप में जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। एक बार मैप जरूर देख लो कि ये वो पूरा इलाका है जहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का लगभग देखिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि भारत का 98% कोयला, 98% जो कोयला है वो इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। और देखिए यही वो इलाका है, छोटा नागपुर का रीजन हो गया, इसी इलाके से सबसे ज्यादा कोल निकाला जाता है दोस्तों। तो ये वो क्षेत्र है जहां से भारत का सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। एक बार इस मैप को जरूर ध्यान से देख लो, ठीक है। और एमपी में भी बीच में आप कहीं कहीं देखते हैं ना कोल निकलता है, कोल माइन है, तो वो इसी क्षेत्र से निकलता है। ओके, पढ़ते हैं इनके बारे में। लगभग 30 करोड़ साल पहले जल निक्षेप, किसके जल निक्षेप? महानदी और गोदावरी के निक्षेपों से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। बट नेचुरल सी बात है, अगर आप कोयला निकाल पा रहे हैं इसका मतलब ये अवसादी चट्टानें होंगी, सेडिमेंट्री रॉक होगी। ठीक है, अब इसमें देखें कि जीवाश्म इसमें पाए जाएंगे। सर अवसादी चट्टान है तो जीवाश्म मिलेंगे ही मिलेंगे। ये झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजमहल पहाड़ियों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, इन्हें दमुदा श्रेणी और पंचेत श्रेणी में बांटा गया है और भारत का 98% कोयला इन्हीं से मिलता है। बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न सीधा बनता है कि भारत का 98% कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो बताओगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। कैसी चट्टान है? सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, किस क्षेत्र में मिलती है? सर झारखंड में मिलती है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में है। फिर पूछेगा ये किसके तहत आती है, तो बताओगे सर कि ये जो गोंडवाना सीरीज की रॉक है ये आर्यन क्रम की चट्टानों में आती हैं। और अगर देखा जाए तो ये नवीन चट्टानें हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है दक्कन क्रम या क्रिटेशियस युग की चट्टानें, रॉक ऑफ दक्कन सीरीज। इनके बारे में तो पढ़ चुके हैं, याद होगा हमने पूरा बहुत विस्तार से पढ़ा था कि यहाँ बेसाल्टिक चट्टानें थी, फिर उनका अपरदन हो गया जिन वजह से वहां पर काली मिट्टी का क्षेत्र बन गया, ब्लैक सॉइल का रीजन बन गया। देखते हैं यहाँ पर क्रिटेशियस युग में भारतीय प्लेट के रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरने के कारण दरारी ज्वालामुखी से निर्मित सीढ़ी नुमा बेसाल्टिक आग्नेय चट्टान, ये मैं पढ़ा चुका हूं इसीलिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध, और ये 3 भागों में बटा हुआ है, ऊपरी दक्कन, मध्य दक्कन और निम्न दक्कन का क्षेत्र। क्लियर। टर्शरी क्रम की चट्टानें, ये 60 मिलियन वर्ष पहले बनने वाली अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक है, और ये हिमालय और गंगा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसमें
फॉसिल पाए जाते हैं। यही करेवा इसी में मिलता है, टर्शरी क्रम की चट्टानों में। बांगर, खादर, ये सारे किस में आते हैं? टर्शरी क्रम की चट्टानों में आते हैं। क्वाटरनरी सबसे नवीन चट्टानें हैं, जीवाश्म इनमें ज्यादा पाया जाता है। उत्तर का मैदान और कश्मीर की घाटी, खनिज का इनमें अभाव होता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बताइए बांगर और खादर का जो रीजन है वो किस प्रकार की चट्टानों में आता है? तो वो टर्शरी चट्टानों में आता है। सबसे नवीन चट्टान वो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है जो करना है आपको कल की क्लास से पहले, क्योंकि कल से हम मिट्टियां पढ़ना शुरू करेंगे, हम मृदा पढ़ना शुरू करेंगे। वो एक मुश्किल टॉपिक है दोस्तों, ठीक है? तो ये कल की क्लास से पहले काम कर लेना। ये पूरी चट्टानें हैं, उनका निर्माण कब हुआ, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये बातें कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा एमपी रियासतों का कोर्स शुरू हो चुका है। कल हम बघेलखंड की रियासत पढ़ने वाले हैं। ये सारे कोर्सेस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, तो अनअकैडमी पर जुड़िए। मेरा कोड SG Live इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पर भी मैं अब बहुत सारी सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, खास तौर पर MPPSC के लिए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स शामिल होगा। उसके अलावा हम एक स्टैटिक GK की सीरीज भी शुरू करेंगे, जो आपकी स्पेशल क्लास पर ली जाएगी। तो जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम चैनल से, अभियान के टेलीग्राम चैनल से, और चीज़ों को पढ़ते रहिए।